प्यारे बच्चों, लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज मैं बायोलॉजी में पहले क्लास में बतलाया था कि सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई, और सजीव की जो उत्पत्ति हुई थी उसमें हमने एक पहला क्लास लिया था। आज जो है सो मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो जब तक आप जान लिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान शब्द का जो पहला बार प्रयोग लेमार्क ने किया था, और लेमार्क और जो था सो ट्रेविरेनस ने किया था, ट्रेविरेनिस ने किया था 1802 ईस्वी में। तो आप ये जानिए कि जीव विज्ञान की जो है, जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविरेनिस ने 1802 में किया था। जीव विज्ञान का अर्थ क्या हुआ अब स्पष्ट है। बायोलॉजी, बायोजोलॉजी न, बायोस जो बायोस का मतलब लाइफ होता है, लॉजी में लॉगस यानी अध्ययन, तो क्या हुआ लाइफ यानी जिसमें लाइफ का अध्ययन होता है। तो इसकी दो प्रमुख शाखा हैं, एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान, यानी एक बॉटनी दूसरा जूलॉजी। तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई ना, बास्किन, याद रखिएगा, बास्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरना। जो गाय भैंस बकरी चरती है ना, घास चरती है, वो चरना है। तो ये शब्द से बास्किन शब्द से बॉटनी की उत्पत्ति हुई। ये थियोफ्रेस्टस जो था वो पहली बार 500 प्रकार के पौधों को का जो वर्णन है अपनी पुस्तक थी उनकी हिस्टोरिया प्लेटिनम, उसमें किया था। इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। और जीव विज्ञान का जो जनक है, यानी कि बायोलॉजी में दो शाखा, एक तो ये बॉटनी, बॉटनी का जनक किसको कहा गया, थियोफ्रेस्टस को। और थियोफ्रेस्टस जो है ये बॉटनी शब्द का जो उत्पत्ति है बास्किन नामक ग्रीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चरना। अब उसी प्रकार से जूलॉजी माने प्राणी शास्त्र, ठीक है, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है जंतु का जो ये वर्गीकरण किया गया है, अध्ययन किया गया है, सर्वप्रथम इसमें अरस्तु ने इसको कहा था। इसीलिए जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा गया है। तो बतलाइए कि बॉटनी के पिता किन्हें कहा गया है, थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। जंतु विज्ञान का पिता किन्हें कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है। अब मैं बतला रहा हूं कि जीवधारियों के क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं जीवधारियों का गुण में जो है कोशिकीय संगठन आता है। देखिए, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा वो सजीव हो ही नहीं सकता है। तो पहला जो है वो है कोशिकीय संगठन, यानी प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ, ये जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मकान बनाते हैं, मकान देखे हैं, तो मकान कहाँ से बनता है, ईंट से बनता है, तो ईंटों से बना होता है। उसी प्रकार जीव जो है अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। यानी कोशिकाएं जो है वो शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो कोशिका जो सेल है, वो सेल कहता है कोई भी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का या आप कह सकते हैं प्लांटी का, ये वो फंक्शनल और कंस्ट्रक्शनल यूनिट है, यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई यूनिट है। इतना अच्छा यहाँ प्रश्न है, पूछा जाएगा कि बतलाइए कि मानव शरीर की या सीधे प्राणी शरीर की या पेड़ पौधे की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, निम्न में क्या है।
आप कहिएगा कोशिका, सेल है। बहुत लोग इसमें प्रोटोप्लाज्म को मार देते हैं, जीव द्रव्य को मार देते हैं, लेकिन आप ये गलती नहीं कीजिएगा। जीव द्रव्य को नहीं मारना है, बल्कि आपको कोशिका को मारना है। यानी एक बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि जीवधारियों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? आप कहिएगा कि कोशिका है। दूसरा आते हैं प्रोटोप्लाज्म पर, जीवधारियों पर। आप ये याद रखिए, जितने भी कोशिका है वो जैव पदार्थ से बना होता है। कोशिका जो है वो जैव पदार्थ से बना होता है और ये सजीव है। आज तक आप देखिए, हमने पहला क्लास में लिया था कि सजीव की उत्पत्ति निर्जीव से हुई, यानी कार्बनिक अकार्बनिक ये सारे मिलके एमिनो एसिड बनाया, फिर उससे जाकर के उसमें जीव द्रव्य उत्पन्न हुआ, और जीव द्रव्य जो है वो लिविंग है। तो ये याद रखिएगा, सभी जीवों की भौतिक आधारशिला इसे ही कहा गया है, फिजिकल बेस ऑफ बॉडी। आप जितने या लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवधारियों की भौतिक आधारशिला है वो याद रखिएगा, यानी कि फंडामेंटल जो है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। यानी ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि जीवधारियों की भौतिक आधारशिला निम्न में क्या है? आप आंसर मारिएगा जीव द्रव्य। और पहला मैंने बताया कि जीवधारियों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? आप वहां मारिएगा कोशिका। और यहां प्रश्न है जीवधारियों की भौतिक आधारशिला क्या है? आप यहां के आंसर कीजिएगा जीव द्रव्य। देखिए, जीव द्रव्य जो है गाढ़ा, तरल गाढ़ा है, रंगहीन होता है, लसलसा होता है, लसलसा टाइप का होगा, ये जीव द्रव्य है भाई। इसकी रचना जो होती है कार्बोहाइड्रेट। देखिए हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है, वसा, प्रोटीन और जितना भी अकार्बनिक युक्त पदार्थ है ये सबसे बना होता है। और ये क्या है? निर्जीव है। तो ये सब जब होते हैं तो इसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है, और ये क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य कहलाते हैं। इसीलिए तो इसको जीवन की भौतिक आधारशिला कहा गया है। यहीं से तो जीवन प्रारंभ होता है। ठीक है, अब आते हैं इसको जो है किसने कहा था? तो ये नाम याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है। जूलियस हक्सले ऐसा मैंने था वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला कहा है। जीवन की भौतिक आधारशिला किस माने जूलियस हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य को कहा गया है। तो इस तरीका से दो प्रश्न, अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहला प्रश्न यदि कोई पूछेगा कि बतलाइए कि शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? आप कहिएगा सेल कहलाती है। यानी कंस्ट्रक्शन और जो है सो फंक्शनल यूनिट कौन होता है? आप कहिएगा सेल होता है भाई। दूसरा कहा कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधारशिला है। अब आते हैं इसका शेप और साइज। देखिए जीवधारियों का एक गुण और है, इसका शेप और साइज होता है। अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल आपको कहेंगे मानव, तो दिमाग में आगे होगा कि ऊपर भाई सिर होगा, फिर जो होगा कंधा होगा, फिर ये छाती होगा, पेट होगा, ये भाई पैर होगा, ये सारी बातें आ जाती होगी। हमने कहा शेर, तो शेर कहते ही दिमाग में आ जाता होगा। तो जितने भी जीवधारी हैं उनके आकार और आकृति वो निश्चित होते हैं, शेप होते हैं। तो इसमें इतनी विविधता होती है, इतनी विविधता होती है कि मत पूछिए। यानी ये विविधता जो है, आकार और आकृति में जो विविधता है वो जीवधारियों का शाश्वत गुण है। अब कहिएगा शाश्वत गुण सर, यहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे हैं। शाश्वत का मतलब टिम्बर यानी कि चलने वाला, सब दिन ये चलेगा, अस्थाई। तो मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी आप बतलाइए, मानव प्राणी हम लोग हैं, इसके हम लोग किसके वंशज हैं? वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया? तो इस तरीका से एक शाश्वत ये चलता आ रहा है।
तो विविधता जो होती है जीवधारियों का शाश्वत गुण है। अब पूछा जाएगा ये जो डिफरेंस जो है, डिफरेंसिबिलिटी, ये डेरिवेटिव कहिए, डिफरेंसिबिलिटी कहिए, ये सब जो होता है जीवधारियों का क्या है, शाश्वत गुण होता है। चलिए आते हैं, जीवधारी जो है जब तक मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं करेगा, उपापचय की क्रिया नहीं करेगा, तब तक कहिए कि भाई संभव ही नहीं है, वो जीवधारी हो ही नहीं सकता है। तो जीवधारी का ये बहुत ही चौथा गुण है, उपापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म की क्रिया। मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है वो उपचय और अपचय की क्रिया होती है। इसमें जो होता है जैव रासायनिक क्रियाओं को, यानी जितने भी मानव शरीर में या सजीव में की कोशिकाओं में होने वाला संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया। संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज खाए, खाना खाए, उससे हमको प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, बहुत सारा एसिड मिला, बहुत सारा माने जो भी केमिकल कंपाउंड मिला, वह केमिकल कंपाउंड हमारे किस में परिवर्तित हो गया, भाई रक्त में मिला, ये चीज मिला, वो चीज मिला, यूरिन बना, वर्ज्य पदार्थ बना, माने ये सब चीज हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रासायनिक पदार्थ जो है जैव पदार्थ में बदला, या जैव पदार्थ जो है रासायनिक पदार्थ में बदला। तो ये जैव रासायनिक प्रक्रिया होती रहती है मानव शरीर में। जितने भी सजीव पदार्थ हैं उसमें जैव रासायनिक प्रक्रिया होते रहते हैं, जिसे ही हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया उपापचय की क्रिया होती रहती है। अब देखिए, ये जो आप इसमें मैं ये बात बता दूं, जो पहला इसमें उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, यानी उपचय जो अपचय, उपचय जो अपचय को उपापचय कहेंगे। तो उपचय मतलब क्या हुआ, ये पहला जो होता है उपचय होना चाहिए, लेकिन नहीं, पहला है अपचय। अपचय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म का प्रथम पार्ट क्या है, कैटाबॉलिज्म है। बोलिए, मेटाबॉलिज्म का प्रथम पार्ट क्या है, कैटाबॉलिज्म है। तो कैटाबॉलिज्म को ये जो डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशात्मक होता है। अब एक प्रश्न बहुत बढ़िया है, आपको पूछा जा सकता है कि बतलाइए कि मेटाबॉलिज्म निम्न में क्या काम करते हैं। तो भाई विनाश का काम करते हैं, ये डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिज्म के पहला पार्ट जो होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा जो पार्ट होता है मैं ये, और जैसे मेटाबॉलिज्म शरीर में कैटाबॉलिज्म कौन कौन क्रिया है भाई, तुम जो आप श्वसन देख रहे हो, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की जो क्रिया होती है और डिस्क्रेशन की जो क्रिया होती है, उस सर्जन और श्वसन की जो क्रिया है वो क्या है, ये कैटाबॉलिज्म क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, श्वसन की क्रिया निम्न में क्या है, श्वसन की क्रिया निम्न में क्या है, तो आप जान लीजिएगा श्वसन की क्रिया यानी रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म है, अपचय है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत पूछिए, लोग एकदम यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं। क्योंकि बोलिए इसको कैटाबॉलिज्म कहा क्यों गया, रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म क्या है, क्यों है, यानी व्हाई इज रिस्पायरेशन इज ए डिस्ट्रक्टिव, दैट मीन्स कैटाबॉलिज्म क्यों। देखिए भाई, हम जो ही सांस लेते हैं तो सांस जो होती है मानव शरीर में जब प्रवेश करती है, ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, वो ऑक्सीडाइज कर देती है। हम जो भोजन ले रहे हैं भोजन को ऑक्सीडाइज कर देती है, और ऑक्सीडाइज होने के कारण जो भोजन का जो अणु है वो छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड में टूट जाता है, यानी टूटता है, तो इसीलिए ये कैटाबॉलिज्म हो गया। अब जो है दूसरा बतला देते हैं, वो रचनात्मक है, जिसको एनाबॉलिज्म कहिए, उपचय कहिए। तो इस तरीका से मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, मेटाबॉलिज्म टू पार्ट्स, मेटाबॉलिज्म टू पार्ट्स, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ भाई, डिस्ट्रक्टिव, और इसका मतलब क्या हुआ, एनाबॉलिज्म का मतलब कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, ये हमारे शरीर में रचना करता है। तो इस तरीका से ये याद रखिएगा। और ये क्या है, जैसे डाइजेशन, हमारा जो डाइजेशन है, पोषण जो है वो क्या है हमारा, ये हमारा एनाबॉलिज्म है। तो आपको पूछा जाएगा एनाबॉलिज्म, तो आप पक्का कर दीजिएगा पोषण जो है एनाबॉलिज्म है। अब यानी कहने का मतलब सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशाला यानी
मिनिएचर केमिकल फैक्ट्रीज की उपाधि दी गई है। किसको? इसी सजीव कोशिका को। क्योंकि जितने भी ये सारे रिस्पायरेशन हो या डाइजेशन हो या डिस्क्रेशन हो या कोई भी फंक्शन शरीर के अंदर काम कर रहा है भाई, वो करेगा कहाँ? वो कोशिका में करेगा। यानी कोशिका जो है, कोशिका यानी सेल, सेल इज ए फैक्ट्री, सेल इज ए फैक्ट्री ऑफ, ये कह सकते हैं ये सेल जो है वो फैक्ट्री है। किसका है भाई? तो जो छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड बनते हैं उसकी फैक्ट्री होती है सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम ये बतला रहे हैं कि सजीवधारी यानी जीवधारियों के क्या क्या गुण हैं, सजीवों के क्या क्या गुण हैं। तो पहला आपने देखा कि कोशिकीय जो श्वसन है, कोशिकीय संगठन यानी कि हमारा जो सेल है वो पहला पार्ट हुआ। दूसरा जो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म था। तीसरा शेप एंड साइज था जिसको मैंने कहा था कि शाश्वत गुण है। और चौथा कहा मेटाबॉलिज्म, जिसके दो पार्ट बतलाया गया, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो है वो डिस्ट्रक्टिव हुआ और एनाबॉलिज्म जो हुआ वो क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव हुआ यानी कि रचनात्मक हुआ। तो आगे आते हैं हम लोग। पांचवा जो इसका गुण है वो श्वसन होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लोग एकदम कंफ्यूजन कर देते हैं। एक प्रश्न तो इधर हाल फिलहाल में लोग गलत कर देते हैं कि भाई पेड़ पौधे श्वसन में क्या है? अरे कोई भी जीव हो श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करेगा, चाहे जीवधारी ही क्यों, चाहे प्लांटी क्यों ना हो। प्लांटी भी श्वसन में, याद रखिए, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, ये छोड़ते हैं श्वसन के बाद। यानी पेड़ पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधा भी श्वसन में किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा। बहुत लोग यहाँ पर जो है इस पेड़ पौधा श्वसन में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मार देते हैं। अरे भाई कहाँ आप कहाँ फंस रहे हो? कहाँ पर कौन पढ़ा दिया भाई? हाँ, वो क्या करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पुनः ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, श्वसन से मुक्त नहीं करते हैं। श्वसन में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। चलिए, तो आप याद रखिएगा। तो इस तरीका से रिस्पायरेशन जो है वो भी सभी जीवधारियों का एक गुण है, इसको याद रखिएगा। जो यानी कि बोलिए जीवधारी श्वसन में किस गैस का प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। बोलिए किस गैस को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का विघटन भी होता है और ये जो होती है जिससे ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा एटीपी। अब देखिए एटीपी क्या होती है भाई? एटीपी का मतलब हुआ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा जो होती है शरीर के अंदर इसी एटीपी के रूप में ऊर्जा तुम्हारा संचित होता है। यानी एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि मानव शरीर में या सीधे श्वसन के दौरान जो ऊर्जा जो संचित होती है, ऊर्जा जो प्राप्त होती है, वह किस रूप में होती है? तो याद रखिएगा एटीपी के रूप में। बहुत लोग एडीपी मार सकते हैं लेकिन एडीपी गलत है भाई, एटीपी याद रखिएगा। चलिए, जीवधारियों का अगला गुण है भाई रिप्रोडक्शन, प्रजनन जिसको कहते हैं भाई। ये तो याद रखिएगा, अपने समान इसलिए कह रहा हूं कि कोई जैसे कि मान लीजिए भाई आम का पेड़ है, आम का पेड़ जब वो उसको बीज को रोपेंगे तो आम का ही पेड़ जन्म होगा कि बबूल का हो जाएगा? नहीं होगा ना। आम का पेड़ रोपेंगे तो आम ही जन्म लेगा, आम का बीज रोपेंगे तो आम होगा। यानी जितने भी सजीव हैं अपने ही समान जाति के जीवों का निर्माण करने की क्षमता रखता है ना। उसी को क्या कहते हैं भाई हम लोग? उस प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल चाहिए भाई। ऐसा कोई जो अमीबा के लिए क्या चाहिए भाई? अमीबा में द्विखंडन होता है ना, इसीलिए आप तो लेकिन प्रजनन है तो आखिर उसका विकास तो हो रहा है। वो अलग अलग माने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीका से बढ़ तो रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं और ये पोषण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई। पोषण याद रखिएगा। प्रत्येक जीव अपने क्रियाकलाप के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। अब देखिए आवश्यक ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब तक पोषण, अभी जैसे कि मान लीजिए श्वसन ले लिए भाई, अब श्वसन ले लिए, अब पोषण हो भी नहीं किया तो तोड़ेगा किसको भाई?
इसीलिए पोषण जरूरत है। पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। और जंतु जो होता है पौधे पर निर्भर करते हैं, आश्रित रहते हैं। तो निर्जीव वस्तु में तो भोजन बनाने का गुण है ही नहीं। तो इस तरीका से सजीव जो है वो क्या करते हैं, भोजन मान लीजिए कि या तो पेड़ पौधा बनाते हैं और पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, कौन, जंतु निर्भर रहते हैं, और इसी से भोजन यानी पोषण वो अपना प्राप्त करते हैं। चलिए आते हैं अगला, एडप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। तो ये एडप्टेशन मतलब ये सभी जीवों में प्राप्त होता है। अब जैसे कुत्ता के सामने आप जाइएगा, आप कुत्ता के मालिक हैं, तो कुत्ता क्या करता है, अपना पूंछ डुलाता है भाई, हाँ, और मान लीजिए कि ये क्या हो, आपके प्रति वो अनुकूल है। तो इस तरीका से मान लीजिए कि जितने जीव हैं यदि सारे अनुकूल हो जाएंगे तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो अनुकूलन जो होता है, कुछ ही जीव क्या करते हैं, जन्म लेने के बाद संघर्ष करते हैं। संघर्ष के बाद जो होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को यदि ढाल लेते हैं, वातावरण के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, तो फिर इस धरती पर जीवित जिंदा रहते हैं, अन्यथा मर जाते हैं। तो इस तरीका से अनुकूलन जो है वो सभी जीवों में वर्तमान होती है, क्षमता होती है। जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए अनुकूलन जो है बहुत ही आवश्यक है। अब जो है हम लोग लेते हैं, आपको बताया उत्कर्षण, जो एक्सक्रेशन को, डिस्क्रेशन को। तो इसमें क्या होता है, सभी जीवधारियों द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ जैसे CO2 हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सब बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है, इसी को तो भाई एक्सक्रेशन कहते हैं, यानी उत्सर्जन कहते हैं। ये भी मानव शरीर के लिए, यानी मानव शरीर नहीं, सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब एक होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यदि नहीं हो, जैसे कि लाइफ साइकिल क्या होता है भाई, अत्यंत, जैसे कि सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण से पहले बनते हैं। जैसे हम ही लोग कहाँ से आए, माँ के गर्भ में पहले भ्रूण का निर्माण हुआ होगा ना। तो ये जो है उससे क्या होगा, फिर उसमें पोषण, वृद्धि, चलन, इस तरीका से बढ़ते हुए, तो ये लाइफ साइकिल, और अंत में मर जाते हैं। तो इस तरीका से हमारा जीवधारी का जो ये सारा गुण मैंने बतलाया, 11 गुण बतलाया, 11 गुण याद रखिएगा भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हम लोग आधुनिक जीव विज्ञान। ठीक है, आधुनिक जीव विज्ञान में सबसे पहले हम लोग कैसे, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ध्यान देते रहिए, तो आप लोग ध्यान देते रहिए। बहुत सारे प्रश्न इसमें, मैं एक बार प्रश्न का रिपीटेशन कर लूं कि ताकि आपको याद रहेगा कि कौन कौन प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिएगा, मैंने जो आज पढ़ाना शुरू किया है वो पहला जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया भाई, तो आपको मैंने बतलाया था लैमार्क 1802 में किया, कितना इंपॉर्टेंट भाई। फिर मैंने बताया कि जीव विज्ञान जो है 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग जो है वो मैंने बॉटनी के रूप में कहा, और दूसरा भाग मैंने कहा जूलॉजी। तो बॉटनी के रूप में कौन भाई, इसको थियोफ्रास्टस था बॉटनी के रूप में, और फिर जो है अरस्तु जो था वो, उसको जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। फिर कौन कौन से गुण हैं, उस गुण में मैंने बतलाया था सबसे पहला भाई एक कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरत है। फिर दूसरा बतलाया कि जितने भी हमारे इसमें प्रोटोप्लाज्म की जरूरत होती है। फिर तीसरा बतलाया कि जो उसमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया होनी चाहिए। फिर चौथा बतलाया कि उसका शेप एंड साइज होना चाहिए। पांचवा बतलाया कि उसमें रिस्पायरेशन की क्रिया होनी चाहिए। छठा बतलाया रिप्रोडक्शन होना चाहिए। सातवां बतलाया एडेप्टेशन होना चाहिए। आठवां बतलाया उसमें सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। 10वां बतलाया एक्सक्रेशन होना चाहिए। और 11वां बतलाया लाइफ सर्किल होना चाहिए। तो ये सब याद रहने की चीज़ है, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़िए, और यहीं से आपका बेस जो है बायो का तैयार होगा। फिर बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बायो की क्लास सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम आपको बता दें, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए बायो जो है 11 नंबर का सवाल आता है, एकदम रामबाण है। किसी भी CGL में बैठ जाइए भाई, यानी कहने का मतलब यदि हम साइंस पोर्शन में आते हैं तो बायो के बिना जो है साइंस पोर्शन बिल्कुल अधूरा है। मैं इसकी शुरुआत किया हूँ, बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिए, कॉपी कलम एकदम निकाल के बैठिए, जो शब्द अच्छा रहे वहाँ वीडियो को रोकिए और तुरंत लिखिए। लिखने से क्या होते हैं, याद होते। देखिए याद करने के भी कुछ तरीके होते हैं, मैं उसको थोड़ा सा लेना चाहूँगा कि याद कैसे करना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आप मेरे बातों को सुनिए
उसके बाद आप क्या कीजिए, कॉपी कलम लीजिए, जहां अच्छा लगे उसको तुरंत लिखिए, और लिखने के बाद उसको क्या कीजिए, जोर से पढ़िए, आप मेरी तरह अभ्यास कीजिए। और जब ये अभ्यास करेंगे फिर एक आंख बंद कर लीजिए, मेडिटेशन की तरह बिल्कुल एकदम लगे, और वो सारी बातों को पुनः उसको अपने दिमाग में लाइए। यदि वो सारी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, आप बंदा मजबूत हो गए, आपको याद हो गया। तो इस तरीका से बायो जो है बहुत ही एक तरह से कहिए कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल इसको पढ़ते रहिए, एकदम याद करने का तरीका मैंने बताया, इसको अपनाते रहिए। पानी खूब पीजिए भाई, पानी जितना यूज कीजिएगा उतना आपको याद होगा। पानी बहुत ज़्यादा लीजिए और एकदम मुंह चलाते रहिए, एकदम पढ़ते वक्त मुंह चलाते रहिए। मुंह चलाने के लिए आप भुंजा का यूज कीजिए, हम लोग बिहारी हैं भाई, भुंजा ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ठीक है। अब भुंजा खाते वक्त में एक हरी मिर्च रख लीजिए, क्या मजा आएगा जब मुंह सुसुआते याद कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है भाइयों, एकदम ध्यान दीजिए बहुत, और इसको रोचक बना के पढ़िए, कभी बोरिंग नहीं होगा। और जब ये सब करेंगे तो आपके क्या होगे, याद करने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और एकदम एक बात और याद रखिए, एकदम लाइट में पढ़ना मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हो आंखें मेरी चंचल हैं, ये सौंदर्य पिपासु है, सुंदर चीज को हमेशा देखना पसंद करते रहती है, और इसीलिए इस आंख को कोई चीज को देखने मत दीजिए। एकदम टेबल लैंप ऐसा लगाइए कि बिल्कुल आपकी किताब पर ही सिर्फ टेबल लैंप का रोशनी आए। उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन, बहुत मजा आएगा, बहुत एकदम कंसंट्रेशन बनेगा, आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा। और जब कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा तब क्या होगा, आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरीका से ये सारी विधि भी आपके याददाश्त करने में आपको काम आएगा। चलिए आते हैं, देखिए बहुत लोगों का शिकायत है कि सर हमको याद नहीं होता है, बहुत बच्चे तुरंत याद कर लेते हैं। भाई कंसंट्रेशन, जितना जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई करने में जो लगा हुआ है वो पास करता है। ब्रेन तो सबका बराबर है, ये मत सोचिए कि मेरा ब्रेन कमजोर है हम कैसे पढ़ाई करें। भाई ब्रेन आपका बराबर है, आपका थोड़ी है जिसको याद हो रहा थोड़ी उसको 56 kg का भाई जो है ब्रेन आ गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका जितना ब्रेन होगा उतना ही ब्रेन उसको भी है। सिर्फ और अंतर क्या है कि भाई वो पानी ज़्यादा पी रहा है, वो जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो दिमाग काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन उसका बना हुआ है। तो आप कंसंट्रेशन इन सारी विधियों से बना सकते हैं। आइए ध्यान देते रहिए आप, ठीक है। पुनः एक बार मुखातिब होता हूं भाई, बायो की ओर आ रहा हूं कि मॉडर्न बायोलॉजी यानी आधुनिक जीव विज्ञान। तो आधुनिक जीव विज्ञान में क्या होता है, इसके अनुसार जीवन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं रासायनिक और भौतिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ये जो जीवन हमारा जो लाइफ है वो भाई जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया पर आधारित है। अब देखिए दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जैव क्रियाएं जो हैं, जितनी भी जैव क्रियाएं हैं वो जीव पदार्थों के घटक पर नहीं, जैव क्रियाएं जीव पदार्थों के घटक पर नहीं बल्कि भौतिक और रासायनिक संगठन पर निर्भर करती हैं। तो एक प्रश्न आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जैव क्रियाएं निर्भर हैं, तो आप कहिएगा भाई वो भौतिक और रासायनिक संगठन पर निर्भर करती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये इसी को तो हम जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी जीव की उत्पत्ति का एक तरह से कह सकते हैं कि जो ही भौतिक रसायन के आधार पर है। भौतिक रासायनिक क्या था भाई, यहाँ पर तो निर्जीव था और फिर वो जैव में बदल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको जीवन की उत्पत्ति की भी संज्ञा दे सकते हैं। आते हैं इसका कंसेप्ट लेते हैं भाई, इसको सबसे पहले किसने कहा, तो कहां से शुरुआत हुआ। एक इटली के 17वीं शताब्दी में इटली के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उसका नाम मैं लेना चाहूंगा, फ्रेनेस्की रेड्डी नाम था, फ्रेनेस्की रेड्डी। उसने अपने प्रयोग के आधार पर यह बतलाया कि जीव की जो उत्पत्ति है जीव से संभव है, निर्जीव वस्तु से नहीं। जब ये बतलाया तो भाई अकाल मिल गया, ये क्या हो गया भाई, ये कह रहा है जीव की उत्पत्ति जीव से होगी निर्जीव से नहीं होगी। माने मतलब ये हुआ कि यदि संजीव कुमार की उत्पत्ति हुई या हमारे मानव शरीर की जो उत्पत्ति हुई, कहीं न कहीं भगवान ने वो मानव को पैदा कर दिया होगा भाई। तो इन्होंने फ्रेंड्स ये कहा था। तो इस तरीका से भाई सिद्ध के उसने इसको बतलाया भी
कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, निर्जीव वस्तु से नहीं है। तो लेकिन निर्जीव वस्तु से जो संभव है वो कार्बनिक, इसको जो है एक कोशिका का सिद्धांत हम लोग इसके पहले लेना चाहेंगे। कोशिका का सिद्धांत क्या था कि स्लाइडेन और स्वान, ये याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। तो स्लाइडेन और स्वान जो था उसने सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया और उसने बतलाया कि सारे जीवों, जंतु, पादप, जीवाणु, बैक्टीरिया यानी वायरस, ये सब जो है एक या अधिक कोशिकाओं और इससे उत्पादित पदार्थों से बना होता। यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, रैबीज हो, यानी जितने भी रेप्टिलिया हो, इस सारे चीज का जो निर्माण है, बैक्टीरिया हो, वायरस, ये कहीं के कोशिका से बना है, बिना कोशिका ये नहीं होता है। तो इसीलिए नई कोशिका केवल पहले से विद्यमान कोशिका के विभाजन से बन सकते हैं। जो पहली नई जो कोशिका है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है, यानी कोशिकाओं का विभाजन होता है, लेकिन भाई कोशिका से ही बना। तो इसीलिए इस थ्योरी को बड़ा बल मिला कि उसने सही बतलाया कि जीव की जो उत्पत्ति से है वो जीव से हो रही है। नहीं, जीव द्रव्य की उत्पत्ति भाई निर्जीव से हुई है, लेकिन अब जो है जीव, जीव का मतलब एक आकार बन गया, मैंने अभी तुरंत बतलाया, ये आकार बन गया। तो इसके लिए भाई एक वजह सेल डिवीजन से जो नया नया सेल बन रहा है, सेलों का जो विकास हो रहा है सेल डिवीजन से हो रहा है। तो इस सिद्धांत को किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। तो यानी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी किसने दिया? आप कहिएगा स्लाइडेन और स्वान ने दिया। एक क्वेश्चन कि जीवन की उत्पत्ति यानी जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है, इस सिद्धांत को किसने दिया? आप कहिएगा फ्रेनेस्की रेड्डी ने दिया, जो इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे आते हैं अब थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कहने का मतलब, अब देखिए जीव की हम जो ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, किंचित परिवर्तन जो देख रहे हैं मानव शरीर में, जैसे कि मान लीजिए बंदर के पूंछ होते थे, हमारे पास पूंछ नहीं है, फिर धीरे धीरे देखिए ये नाक हट जाएगा, ये कान का ये ऊपरी परत हट जाएगा, तो ये सब जो हटेगा फिर एक नए प्रकार के जीव का उदय हो जाएगा भाई। तो इस तरीका से जो उदय होता चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं परिवर्तनों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के फलस्वरूप हुई है। ये परिवर्तनों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचय हुआ, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी करीब धीरे धीरे जो अवांछित पदार्थ है वो हटता चला जाएगा और नए जीव बन जाएंगे। तो इस तरीका से जीवों का विकास हुआ है। ठीक है, जीन थ्योरी एक काफी इंपॉर्टेंट है, जीन थ्योरी को पढ़ना जरूरी है। तो देखो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता पेरेंट जो होते हैं उसके लक्षण संतानों में कैसे जाते हैं, तो ये जीन के द्वारा जाते हैं। इसको चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो चार्ल्स डार्विन ने अपने थ्योरी ऑफ ये पेनेजेसिस में दिया था, पेनेजेनेसिस में दिया था। उसने बतलाया कि माता पिता के शरीर का प्रत्येक भाग अपने अति सूक्ष्म नमूने मॉडल बनाता है, जिसमें अंडाणु कहिए या मान लीजिए शुक्राणु कहिए, उसमें समाविष्ट होकर के चले जाते हैं। यानी मानव माता पिता का जो गुण है, माता पिता का जो ये है, उसके जीन में, उसके अनुवांशिक जो पदार्थ जीन है उसमें वो प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण संतान जो उत्पत्ति होती है उसमें माता पिता के गुण वर्तमान होते हैं। यानी आम का पेड़ रोपो आम पैदा होगा, मानव है तो मानव पैदा होगा। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि मानव से जानवर होगा। तो इस तरीका से आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये था, बस एंजाइम मत भी आता है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंस नहीं है। आते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जीवधारियों का वर्गीकरण। तो इस जीवधारियों का जो वर्गीकरण मैं अगला दिन लूंगा, क्योंकि इसमें एक लंबा क्लास लेना होगा। तो इस तरीका से आज हम बायो जो है इस आधार पर आज हम समाप्त कर रहे हैं। और जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे हुआ, कितने भाग में रखा गया, इसको शुरुआत किसने किया, ये अगले वीडियो में इंतजार करते रहिए। प्यारे बच्चों, आप लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आपके सारे सब्जेक्ट बीपीएससी स्तर पर मैं तैयार करूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।